हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईटीजी मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने फंक्शन का बेसिक पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़ा था। और टाइप्स में सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक और सेकंड ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक का जो फर्स्ट टाइप था पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने समझा था, उसका पहला टाइप जो था कांस्टेंट फंक्शन, और उसका डोमेन रेंज निकालना हमने सीख रखा था ना। तो पॉलिनोमियल का जो सेकंड पार्ट है अपने पास बच्चों, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। और लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन पे चलेंगे। ठीक, तो पॉलिनोमियल का जो सेकंड कैटेगरी वो है लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये लिखा हुआ इसलिए है बच्चों क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पे, बट उसमें माइक मैंने स्टार्ट ऑन करना बंद भूल गया था मैं, और उसके चक्कर में क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, मैं देख रहा हूँ म्यूटेड है, आवाज आया ही नहीं। तो फिर से बनाना पड़ रहा है, आपके लिए मेहनत करना पड़ रहा है, क्या करूं। ठीक तो अपने पास माइक स्टार्ट है अभी, और ये पढ़ा चुका हूं, आपको इसके बारे में समझा सकता हूं, मैं समझा देता हूं फिर से। ठीक है ना, दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। देख लो, आप तो मेहनत करने वाले से रहे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात क्या करना है, हमको समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिनमें हमारे वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कांस्टेंट में पावर क्या था अपने पास, वेरिएबल का पावर 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शंस जिनमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो, उन पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसका जनरल फॉर्म यही होता है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे वेरिएबल टर्म, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म में वेरिएबल का पावर केवल और केवल क्या है, 1 है ना। यहाँ पे एक बात और समझेंगे बच्चों, ए को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, यानी वेरिएबल के बगल में, मेन वेरिएबल के बगल में जो नंबर होता है वो क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई। मैं चाहूं तो एफ एक्स को रिप्लेस कर देता हूं किससे, वाई से। मैंने बोला वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो गया ना, मैं लिख सकता हूं ऐसा। तो दरअसल हमको पढ़ना क्या है, केवल डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं फंक्शंस का। तो हमने बोला कि हम तो पढ़ चुके हैं, पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं कि जितने भी पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, सभी पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होता है ना। सभी ऑल रियल नंबर्स होते हैं, सभी पॉलिनोमियल्स के डोमेन। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमको, बट समझने की जरूरत तो पड़ेगी कि यहाँ पे ऑल रियल नंबर आएगा कैसे। तो सोचो बच्चों, यहाँ पे ये अगर आपको फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ एक्स का पावर कितना है, 1। आप सोचो, एक्स का वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ पे ना, प्लस में वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये वैल्यू बढ़ते हुए चली जाएगी। 1 रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 2 रखोगे तो वैल्यू आएगी, 3 रखोगे तो वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में रखोगे तो भी वैल्यू आएगी। नॉट डिफाइन तो होने वाला है नहीं। नॉट डिफाइन कब होता है, डिनोमिनेटर 0 कर दो, रूट में -1 कर दो, यही सब नॉट डिफाइन के रूल्स होते हैं ना। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूं, मैं एक्स का वैल्यू कुछ भी रखूं, ये कुछ ना कुछ वैल्यू पक्का देने वाला है। मैं चाहे आपको माइनस इनफाइनाइट के करीब पहुंच के इसमें वैल्यू रखूं, तो भी ये माइनस इनफाइनाइट के आसपास का वैल्यू देगा, जो रखूंगा वही दे देगा। यानी यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए ये नॉट डिफाइन हो। यानी मैं एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, इनपुट में कुछ भी रख सकता हूँ, और वही सेट ऑफ इनपुट्स क्या होता है अपने पास, डोमेन होता है ना। यानी कि मेरे को यहाँ पे मिला कि सेट ऑफ इनपुट्स, दैट मींस डोमेन के दौर पे क्या आ रहा है कि आप कुछ भी रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप रखते जाओ, मैं आंसर देते जाऊंगा। इसने बोला ठीक है भाई, इसके हिसाब से इसका डोमेन तो क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। तो इसका डोमेन कितना हो गया अपने पास, ऑल रियल नंबर हो गया। सेकेंड पार्ट इस बात, तो लीनियर पॉलिनोमियल में बच्चों एक बात ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है कि इसका डोमेन रेंज दोनों ऑल रियल नंबर्स होते हैं। और किस तरह से होते हैं, आप खुद ही कॉमन सेंस लगा के देखो। आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखोगे, वाई तो वैल्यू देते जाएगा। आप एक्स का वैल्यू कहां तक पहुंच जाओगे, माइनस इनफाइनाइट के करीब पहुंचोगे, ये पूरा हिस्सा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ये माइनस इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करोगे, माइनस इनफाइनाइट बहुत छोटा नंबर होता है, कुछ भी ऐड करने से फर्क पड़ता है, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल ये माइनस इनफाइनाइट ही देने वाला है ना। और अगर मैं बात करूं प्लस इनफाइनाइट में रखता हूं, तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट मिल के पूरा क्या बना देगा, प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा, ऑलरेडी इनफाइनाइट तक पहुंच चुका है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस ओवरऑल क्या होने वाला है, प्लस इनफाइनाइट।
यानी कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट पूरा वैल्यू देगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास रेंज कितना आया, ऑल रियल नंबर। दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। चलो दूसरे तरीके से समझने के लिए हमने बोला, मैंने तो इसको ऐसा लिखा, हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू आएगा उसका सेट क्या होता है, डोमेन। वाई तो फंक्शन का वैल्यू होता है, रेंज उसी को बोलते हैं हम लोग ना, फंक्शन का जो आउटपुट आता है। तो वाई का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रेंज होगा, ये हमें पता है। तो ठीक है यार, हमने क्या किया, इसी को इंटरचेंज किया ना, इसी को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज किया। अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो ए एक्स बी को ट्रांसफर कर दिया, वाई माइनस बी। तो यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू आया वाई माइनस बी, और एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, वाई माइनस बी अपान में ए। इसको रीअरेंज कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं सिंपली। हमने सेपरेट किया तो हमको इतना मिला। अब अगर सेपरेशन के बाद ध्यान से सोचो, तो ये फिर से अपने पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। कैसे, क्योंकि हमें पता है ये एक नंबर है, वहां पे लिखा है तो नंबर ही आएगा। ये भी एक नंबर है, तो इसमें वेरिएबल कौन है, वाई है ना। तो वेरिएबल वाई है और वाई का पावर कितना है, 1। सिमिलर इसके जैसे बन गया है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो। बस यहाँ पे मैं चाहूं तो ए लिख सकता हूं, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, प्लस बी, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, वाई। तो ये वाई में एक पॉलिनोमियल बन गया। और अभी अभी हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो मैं वाई को अगर वेरिएबल समझ के इसको फंक्शन समझो, तो आप क्या बोलोगे कि जो वाई के वैल्यूज आने वाले हैं, इसके लिए वाई इनपुट का काम करने लगेगा। तो मैं बोलूंगा वाई का जो भी वैल्यू निकल के आने वाला है, वहां पे वाई का वैल्यू आप सब कुछ ले सकते हो। दैट मीन्स वाई का वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा कि नहीं। बट अगर रियल में पूछा जाए तो इसको हमने सॉल्व किया है कहां से, यहां से। और यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या हमने बोला था, रेंज होता है, फंक्शन का वैल्यू होता है। यानी हमने वाई का वैल्यू क्या निकाला अभी अभी, ऑल रियल नंबर। दैट मीन्स इसका जो रेंज होता है वो भी क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होता है। क्लियर है बात। तो ये पॉइंट केवल दिमाग में रखो कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आते हैं हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अगर आपको ग्राफ दिया है तो उसके हिसाब से आप डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, या लीनियर फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इसका ग्राफ 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, 3 तरीके से पूछा जाता है। बाकी स्ट्रेट लाइन हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शन में, तो उसको हम समझेंगे पूरी तरह से, उसका ग्राफ वगैरह कैसे होता है। बट अभी के तौर पे हम कैसे बनाएंगे, हम बेसिक तरीका अपना फॉलो कर लेते हैं। तो हमने बोला, अगर आपको मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हमने लिया, y इक्वल टू 3x प्लस 6। प्रॉपरली इस फॉर्म में अगर आपके पास लीनियर फंक्शन दिया हुआ है तो उनका ग्राफ कैसे बनाना है। दैट मीन्स हमने क्या लिया, सबसे पहला काम करिएगा ग्राफ बनाते समय आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, 0। अगर आपने x का वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पे 0 हो गया, y का वैल्यू कितना आया, 6 आया। अब जैसे x का वैल्यू 0 रखा आपने ना, वैसे y का वैल्यू क्या रख दो, 0। y का वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आएगा, -2 ना। यहाँ पे 0 रख दो, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितना आता है, तो कितना आएगा अपने पास, -2। अब बस इन्हीं 2 पॉइंट को आप क्या करोगे, ग्राफ में प्लॉट करके उनको आपस में मिलाओगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस। पहली बात करेंगे, अगर हम x का वैल्यू 0, दैट मीन्स हम x का वैल्यू 0 कब होता है, जब मैं ना तो राइट जाऊं ना तो लेफ्ट जाऊं। ना तो राइट जाते हो ना तो लेफ्ट जाते हो, तो रहते कहां हो आप, y एक्सिस पे। यानी कि एक बात यहां से और दिमाग में रखेंगे कि y एक्सिस पे x का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। कोई बोले मुझे x का वैल्यू 0 रखना है, तो आप क्या बोलोगे उससे, कि आप हमेशा y एक्सिस पे ही तैरते रहो, घूमते रहो, टहलते रहो। तो y एक्सिस का मतलब क्या है, x का वैल्यू 0, ना तो मुझे राइट जाना है ना तो मुझे लेफ्ट जाना है, उसी पे टहलते रहना है। यानी कि जब x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y पे ही रहना है, और y पे रहना कितने डिस्टेंस में, 6 यूनिट। 6 एक पॉजिटिव डिस्टेंस है, दैट मीन्स अपने पास कितना आएगा, यहां से लेके 6 यूनिट पे जाके रुकना है। हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा, इसका नाम रख दो। और नाम रखते समय पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास था, 0। उसकी वजह से y का वैल्यू कितना आया था, 6। बात है क्लियर। सेकेंड पॉइंट, हमने y को क्या रखा, 0। अगर आप y को 0 रखते हो तो हमें पता है ना तो हमें ऊपर जाना है ना ही हमें नीचे जाना है, तो उल्टी कहानी हो गई। जब y 0 होगा तो हमें x एक्सिस पे टहलना पड़ेगा। मैं x एक्सिस में चाहे उधर जाऊं चाहे इधर जाऊं, बट रहूंगा तो x एक्सिस पे रहूंगा, ना ऊपर जाऊंगा ना नीचे जाऊंगा। तो हमने बोला ठीक है यार, बट x में जाना कितना है, -2। तो -2 किधर साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा, इधर होगा। तो अपने पास पॉइंट क्या मिला, ये मिला। अब ये और ये पॉइंट हमने मिलाया, इसका नेमिंग किया,
तो पहले x का वैल्यू कितना हम रखेंगे -2, y का वैल्यू कितना है हमारे पास 0। हमने दोनों को आपस में मिला दिया और यही हमारे क्या हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक, अब बच्चों कभी कभी ग्राफ से देख के आंसर बताना होता है हमको डोमेन रेंज क्या होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। अभी अभी हमने इसका निकाला कि लीनियर फंक्शन का ऑलवेज डोमेन रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। तो ग्राफ से समझ सकते हैं क्या? हाँ समझ सकते हो। कैसे? सबसे पहली बात, डोमेन जो होता है सेट ऑफ इनपुट्स होता है। सेट ऑफ इनपुट कौन है? एक्स है ना। एक्स का वैल्यू ही क्या होगा? सेट ऑफ इनपुट्स दे देगा। तो एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू होता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे ग्राफ का एक्स में वैल्यू देखना है। एक्स में वैल्यू देखने के लिए हमेशा हम वाई एक्सिस को रेफरेंस मानेंगे। तो वाई एक्सिस को रेफरेंस मानो और ये देखो ग्राफ में नोटिस करो, ये ग्राफ राइट साइड में बढ़ते हुए चले जा रहा है क्या, या लेफ्ट साइड में घटते हुए कहां तक जा रहा है। तो मैं इस ग्राफ को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये ग्राफ राइट साइड से बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि ये हमें लिमिट थोड़ी ना है, ये तो बढ़ते जाएगा ना, कहां तक जाएगा, रुकेगा नहीं ये। तो ये ग्राफ हमारा अगर रुकेगा नहीं, कहां पे जाएगा? एकदम लास्ट में। और अगर मैं इस डायरेक्शन में नोटिस करूं तो ये ग्राफ धीरे धीरे इधर ही बढ़ रहा है, धीरे धीरे इधर ही बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट पे जाएगा। मींस हमारे पास पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट जाएगा और ये ग्राफ नेगेटिव में पीछे इधर धीरे धीरे आ रहा है। तो धीरे धीरे आ रहा है, कहां पे जाके रुकेगा? माइनस इनफाइनाइट पे। यानी कि ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से पूरा प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ऑल रियल नंबर, दैट मींस डोमेन कितना आएगा इसका? ऑल रियल नंबर। सिमिलर तरीके से देखना चाहो तो आप वाई एक्सिस में देखो, और जब वाई एक्सिस में देखते हैं तो रेफरेंस किसको लेंगे? एक्स एक्सिस, कि कितना ऊपर कितना नीचे। यानी ग्राफ को मैं इसके हिसाब से देखो तो ग्राफ ऑब्जर्व करने पे मिल रहा है कि ऊपर बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। शुरू यहां से हुआ बट ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, यहाँ पे देखो ऊपर ही बढ़ रहा है। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट पे जाएगा। सिमिलर तरीके से नीचे भी देखो तो कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरा जाने वाला है फिर से। और यही y का वैल्यू क्या होता है? रेंज हो गया, वैल्यू होता है हमारे पास। यानी इसका रेंज भी क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से पूरा प्लस इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है इतनी बातें बच्चों? लीनियर फंक्शन का जो दो ग्राफ होता है वो दो कैटेगरी और वैसी होती है। मैंने बोला इसको मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइन में, बट अभी के लिए मैं जितनी जरूरत है उसको हम डिटेल में समझते चलते हैं। ठीक, देखिए अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है लीनियर फंक्शन तो आपको इस तरह से इसका ग्राफ बनाना है। बट अगर आपके पास लीनियर फंक्शन दिया है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है क्या? इसमें 6 था बट इन दोनों में है नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, उस लीनियर फंक्शन में जिनमें कांस्टेंट फंक्शन ना हो, x का वैल्यू एक तरफ करना है, y का वैल्यू एक तरफ करना है। जैसे इधर y हो गया, इधर x हो गया ना, इधर y हो गया, इधर x हो गया। y दोनों में पॉजिटिव, तो y ऑलवेज पॉजिटिव रखना है आपको। अगर नेगेटिव में आएगा तो आप ट्रांसफर कर देना नेगेटिव दूसरे साइड। तो हमारे पास हमने क्या बोला कि y पॉजिटिव रख दिया दोनों में ना। बस एक चीज ऑब्जर्व करना है। उसके बाद x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो उसका ग्राफ में थोड़ा चेंजेस होगा, और अगर वो पॉजिटिव हो गया तो थोड़ा सा चेंजेस होगा। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या है हम यहाँ पे बोलेंगे कि x एक्सिस y एक्सिस हमने बनाया, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। ठीक, देखिए ग्राफ क्या होता है, अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट है x का तो हमारे पास ग्राफ उसका ऐसा होता है। ठीक, और अगर अपने पास नेगेटिव कोफिशिएंट है तो उसका ग्राफ किस तरह से होता है? ओरिजिन से पास होगा, साथ में ये ऐसा निकल जाएगा और ये हमारे पास इधर चले जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों का ग्राफ दिमाग में रखिएगा। और ग्राफ से इसमें भी समझ में आ रहा है ऑल रियल नंबर होगा, डोमेन और रेंज। तो इतना भी नहीं देखना है हमको, बस इतना समझना है कि अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होने वाला है अपने पास? ऑल रियल नंबर। इतनी बातें अगर हमें समझ में आ गई तो हमारे पास सेकंड टाइप जो है बच्चों, मतलब सेकंड क्या, थर्ड टाइप इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, विच इज मस्ट मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। जिस पे क्वेश्चन आता है तो उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि उसमें मैं कराने वाला हूं एक छोटा सा डेरिवेशन, जिससे आपको बहुत सी अच्छी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों अपना जो थर्ड टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन का, वो क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं? छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, समझते हैं उसको हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है हमको क्या, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हमने पढ़ा है कि इसका जनरल फॉर्म होता है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। यही होता है इसका जनरल फॉर्म। क्या बच्चों बार बार हमको डोमेन इसका बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप कॉमन सेंस भी लगा के इसका आंसर बता सकते हो, बट हमने पहले ही बता रखा है
कि पॉलिनोमियल कोई भी हो, उस पॉलिनोमियल का हमारे पास डोमेन तो क्या आने वाला है। अगर मैं बात करता हूं इसके फर्स्ट पॉइंट डोमेन को, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, क्या होने वाला है, ऑल रियल नंबर, सब कुछ हो सकता है। बात चलती है किस पे, रेंज पे, किसका रेंज कितना आएगा। और रेंज अगर मैं चाहूं तो आपको डायरेक्टली फार्मूला पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मुझे तो इसका फार्मूला पता है ना। मैं चाहता हूं कि आपको मैं डेरिवेशन सिखा दूं कि आया कहां से, प्लस सी ना। डेरिवेशन ध्यान से सीखते हैं। आप कौन सी क्लास में हो मुझे नहीं पता, मैं ऐसा सोच रहा हूं, होप करता हूं कि आप क्लास 11th में या 12th में ही रहोगे या ड्रॉपर होगे, तो ये समझ तो आना चाहिए आपको ना। बाकी 10th वाले बच्चे अगर गलती से देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये समझ आएगा, सारी चीजें समझते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर आपको बताना है रेंज, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्लास 10th में हम सबको पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया कि नहीं, पढ़ाया गया ना। हाँ पढ़ाया तो गया है, बट आपने पढ़ा नहीं है, मुझे पता है। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, याद रखिए। सबसे पहली बात, इसमें एक एक पार्ट समझ लो। क्या कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन का, हाँ सही है। तो मेन पावर कौन है, 2, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा, सिंगल पावर टर्म बोला जाएगा ना। अब इसके बाद हमेशा याद रखिएगा, जब मैं क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं तो उस केस में क्या होता है कि हमेशा जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन लिया जाता है, ऑलवेज। दैट मीन्स जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन लिया जाएगा। तो मैंने a को कॉमन लिया, अपने पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस, इसमें a था क्या, नहीं था, बोलोगे यार नहीं था, तो इसका डिवाइड में आएगा। इसमें नहीं था, सी बाई, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर तो अकेला हो गया, होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो सिंगल पावर एक्स होता है, सिंगल पावर एक्स इधर है, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा, इसके बगल में जो भी नंबर होगा, उस नंबर का हाफ करेंगे, आधा कर देंगे। तो पहले तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसको लिख दो। अब अपने दिमाग में इसका आधा करो। आधा करने का मतलब क्या होता है, b बाई हाफ कर दिया ना। आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से रखना हमेशा, इसके बगल वाला नंबर उसी का आधा करना है, आधा किया। और इस पूरे नंबर का स्क्वायर आपको ऐड करना है। अब जब ने ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो था नहीं, आप अपने मन से लाए हो, माइनस भी कर दिया। क्लियर है। बाकी बचा क्या आपके पास, c बाई। चलो इतना पॉइंट समझ में आ गया, तो हमने आगे बढ़ा कि a, अब बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग लगाए बिना, आप डायरेक्टली बोलोगे a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, और ये पक्का प्लस 2a भी है। और जिसको दिक्कत है देख लो यार, 2a की जगह x आएगा और b की जगह क्या आएगा, b बाई 2 से 2 कटा, bx बाई a, वही लिखा है कि नहीं, लिखा है ना। तो आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया मिलके। तो किसका फॉर्मूला होता है, परफेक्ट स्क्वायर का होता है। तो हमने बोला ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, x प्लस b की जगह क्या लिखा हुआ है, b बाई 2a का परफेक्ट स्क्वायर बना। इतना हिस्सा खत्म, ठीक, इतना हिस्सा खत्म। कभी कभी यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, सिंगल पावर वाले x का ना। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनता है। बचा कितना, ये 2 टर्म बच गए। इसको तोड़ो, तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई a। इतना हमको समझ आ गया। अब अगर हमें इतना समझ में आ गया तो हमको यहाँ पे क्या करना है, a को भेज देना है अंदर। अगर आप a को अंदर भेज दो तो a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस a अंदर गया, नीचे a स्क्वायर है, ऊपर जाएगा a कटेगा, कितना आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस ये c के बगल में आएगा, c से कटेगा तो क्या बचेगा, केवल और केवल c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अगर और सिंप्लीफाई करेंगे दैट मीन्स fx का वैल्यू कितना आएगा,
एफ एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस, पता है इन दोनों में माइनस कॉमन ही ले लेता हूं मैं। कॉमन लेने के बाद कितना आएगा, बी स्क्वायर। अच्छा एक बात और कर लेता हूँ यार, एलसीएम ले लो यार, ले ले, एलसीएम भी ले लेते हैं। अच्छा कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लिए तो 4a एलसीएम आ गया, इधर तो बी स्क्वायर आएगा, यहाँ तो माइनस हुआ है ना, यहाँ तो माइनस हुआ है। बताओ इसके नीचे कुछ है नहीं है, 1 है, तो 4a आएगा बगल में, यानी 4ac, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a कितना मिलेगा ना। बात यहाँ पे करते हैं हम थोड़ा सा छोटा पॉइंट बनाने के लिए, a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये लिखा हुआ है d, पता है ना डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया d। इतना आंसर आ गया हमारा। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आने के बाद हमको ये बताइएगा, हम केसेस लेके चलते हैं। केसेस क्या लेके चलते हैं, मैं यहां पे अगर बोलता हूं कि a का वैल्यू मैंने मान लिया, क्या ले लिया, पॉजिटिव है, a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर लगा हुआ है, किसी नंबर का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव आने वाला है, माइनस d बाई 4a, ये भी क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा है, लिखा है कि नहीं, a क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, तो ये भी पॉजिटिव है। केवल d के बारे में आपको आइडिया नहीं है, d पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको बातें पूछता हूं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, और वो ये बात है कि इसको और डिटेल में समझेंगे आगे चल के हम लोग बहुत अच्छी तरह से, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे डिटेल में तो इसके ग्राफ में एक पार्ट हम समझेंगे। अभी के लिए आप मेरा बात मान के एक काम कर लो कि इसमें मैं जो बता रहा हूं उसको समझ लो केवल डायरेक्टली। समझने का मतलब ये है मुझे बताइएगा, क्या डी का वैल्यू मैं बदल सकता हूं बच्चों, जो रहेगा वो तो वही रहेगा, कुछ भी आए वो तो वही रहेगा, बदले वाला नहीं है ना, है क्या बदलने वाला, क्योंकि डी के अंदर है कौन, कांस्टेंट सारे हैं, और क्वेश्चन में जो एक बार कांस्टेंट दे दिया वो वही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं बदलेगा, वो तो फिक्स वैल्यू एक दे देगा ना, ये ओवरऑल फिक्स वैल्यू निकल के आने वाली, जो भी आएगी वो फिक्स रहेगी, उसको मैं बदल नहीं सकता। कि बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। मैं बदल सकता हूं तो किसको बदल सकता हूं, केवल केवल इसको। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास x, और इस फंक्शन का वैल्यू केवल डिपेंड किस पे करता है, x पे करता है, ना कि कोफिशिएंट्स पे करता है, क्योंकि कोफिशिएंट एक बार जो दे दिया वो तो वही रहने वाला है, वो बदलने वाला है नहीं। तो हमने बोला ठीक है यार x के हिसाब से बदलने वाला है, तो मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो पूरे इस टर्म पे डिपेंड करता है कि इस टर्म की वैल्यू क्या आने वाली है ना। तो पहला केस हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव लिया, मैंने ये पॉजिटिव है अपने पास, पहला हमने ये पॉजिटिव लिया, और ये भी हमको पता है ये तो पॉजिटिव ही ऑलवेज होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो सोचिएगा, आप बताइएगा कि मैं अगर आपसे पूछूं किसी पॉजिटिव का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ये मिनिमम देगा, सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि ये पूरा मेन क्या है हमारे पास, ये प्लस में लिखा हुआ है, डिपेंड करता है इसके वैल्यू पे। अगर मैं पूछूं इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, इसका मिनिमम वैल्यू, सिंस ये स्क्वायर लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा है, और पॉजिटिव का सबसे मिनिमम कहां से शुरुआत होता है, जीरो से। मिनिमम कहां से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है ना, यानी कि मैं इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, जीरो। यानी कि मैं इस फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैं इसका मिनिमम वैल्यू कर दूं तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, एकदम मिनिमम वैल्यू देगा। क्यों, ये तो पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट नंबर ये भी निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ रहा है इसको कि मेरे को ये मिनिमम चाहिए तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और इसका मिनिमम वैल्यू हमको पता है क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर की वजह से इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूं अगर आपको f मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूंगा यहाँ से इसकी वैल्यू जीरो कर दो, और इसकी वैल्यू जीरो होगी कहाँ पे, जब मैं x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a रखूंगा, तो माइनस बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a से कटेगा और बचेगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि मैं मिनिमम निकालूंगा तो इसको तो मैंने जीरो कर दिया मिनिमम के लिए, बचा क्या, माइनस डी बाई 4a। यानी कि फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आया वो कितना है, माइनस डी अपान 4a। अगर इसमें पूछा जाए x का वैल्यू हमने क्या लिया था, तो माइनस बी अपान 2a लिया था ना।
यानी जो y का मिनिमम वैल्यू आएगा कितना आएगा, -d/4a। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमको क्या चाहिए और मैक्सिमम भी तो चाहिए, मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ठीक है यार, मैं बोलूंगा अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए, ये पूरी तरह से तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और हमने पढ़ रखा है पॉजिटिव में मैक्सिमम क्या हो सकता है, लिमिट ही नहीं है उसका, कहां तक बढ़ेंगे, कोई लिमिट नहीं है उस पर, लिमिट नहीं है कहां तक रखना है, क्योंकि आप फ्री हो एक्स का वैल्यू कुछ भी लेने के लिए ना, सब कुछ फ्री रखो, क्योंकि हमने इसका डोमेन क्या पढ़ा, ऑल रियल नंबर, एक्स का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने बोला यार तब तो मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम मतलब क्या, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, और बड़ा इनफाइनाइट, और उस इनफाइनाइट में क्या ऐड करते हो, क्या कुछ करते हो, फर्क पड़ेगा इनफाइनाइट पे नहीं। यानी अगर ये प्लस इनफाइनाइट, ये प्लस में ये, तो ओवरऑल ये पूरा प्लस इनफाइनाइट बनेगा, और प्लस इनफाइनाइट में आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी इस मैक्स का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास टेंस टू कितना आएगा, इनफाइनाइट। यानी कि हमारे पास एक बात पता चली ये कि अगर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला नंबर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो उसका जो रेंज निकल के आएगा हमारे पास, रेंज ऑफ द फंक्शन, मिनिमम पहले लिखते हैं, और मिनिमम कितना पॉसिबल है, -d/4a, -d/4a, इस पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट के बगल में क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। तो इसका रेंज कितना आया निकल के, -d/4a। बच्चों इसको एक पार्ट से और हम समझेंगे, बाई ग्राफ समझेंगे, मैं इसका ग्राफ आपको डायरेक्टली बताऊंगा कैसा होता है ना, बाकी आया कहां से ग्राफ इसको मैं समझाऊंगा आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तब। ठीक, इतनी बातें हमें समझ में आई, बट अभी एक केस कंप्लीट हुआ है, कब, a पॉजिटिव होगा तो। अब अगर a नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूं इस तरह से लिखने का, आप नोट्स बनाते चल रहे हो साथ में तो ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेके आप खुद से क्या कर सकते हो, अपना नोट बनाते चल सकते हो ना। मैं नोट बनाने को बोलता नहीं अक्सर बच्चों को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप नोट बना रहे हो अपने लिए ना। तो इतना हो गया, हम सेकेंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है बच्चों इसका, वो हमारा कंडीशन, अगर हमने a का वैल्यू नेगेटिव लिया, a का वैल्यू नेगेटिव लिया, ठीक, तो इस केस में अगर हमें निकालना है, तो अब सोच के देखो, यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग, अब की बार ये नेगेटिव हो गया और ये तो पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होने वाली है, इसके बारे में आपको आइडिया है नहीं कितना होगा, तो आप क्या सोचोगे कि यार अगर मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ा रहा हूं, इसकी वैल्यू मैं, ये तो पॉजिटिव है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसको बढ़ाने की वजह से मैं फंक्शन को घटा रहा हूं। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही छोटी होती है कि नहीं। और अगर मैं इसको घटाऊंगा, इसको एकदम घटा दूंगा, तो मतलब आप इसकी सबसे बड़ी वैल्यू रखने वाले हो। क्यों, मैं पूछूं अगर -5 -1 में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, -1 बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव के बगल वाला नंबर आप जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतनी कम कर रहे हो, और नेगेटिव के बगल वाला नंबर जितना कम रखोगे वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो वही मैं बोला, इस नेगेटिव नंबर a के बगल में, नेगेटिव के बगल की वैल्यू जितनी छोटी रखोगे, ये फंक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, और इस नेगेटिव के बगल वाला नंबर जितनी भी बड़ी रखोगे, ये फंक्शन की वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ मिनिमम निकालते हैं, और हमको पता है एफ मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे बड़ा वैल्यू रखना पड़ेगा। और सोच के देखो इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं। सोचो ये प्लस इनफाइनाइट आएगा, और ये प्लस इनफाइनाइट माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और इसकी वजह से माइनस इनफाइनाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मिनिमम जो वैल्यू आने वाला है वो टेंस टू कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट। सही है कि नहीं, मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छी तरह से समझाने की। एफ मैक्स की बात करता हूं, चलो जब मैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा भी यार इसकी छोटी वैल्यू रखो, सबसे छोटी, क्योंकि बगल में नेगेटिव लिखा हुआ है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो पॉजिटिव का सबसे छोटी वैल्यु अभी हमने पढ़ा क्या होता है, 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0, तो पूरा 0, क्या बचेगा केवल -d/4a, यानी कि -d/4a, यानी कि इस केस में जो रेंज निकल के आया वो कितना है अपने पास, पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं तो माइनस इनफाइनाइट,
फिर बड़ी वैल्यू लिखते हैं यानी कि माइनस डी बाई, इस पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। माइनस डी बाई 4a के बगल में हमेशा क्लोज ब्रैकेट होता है, इधर भी है इधर भी है। देख लो उल्टा है थोड़ा सा, ये पहले माइनस डी बाई 4 है, इसमें पहले आया, इसमें पहले आया, बाद में आया। बट हाँ क्या था हमारे पास, जब a पॉजिटिव होगा तो ये, जब a नेगेटिव होगा तो ये। समझ गए? मैं अब डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, बस इतना। आप क्या बोलोगे, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू दिया नहीं है तो 0 है कि नहीं? बस मुझे बताओ a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसका रेंज कितना आएगा? बात क्लियर? तो रेंज के लिए d का वैल्यू चाहिए, डायरेक्टली निकाल लो यार। चलो अच्छा d निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है 25, ये 0 आएगा। क्यों? c 0 है तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो d का वैल्यू है 25, दैट मीन्स रेंज कितना होगा, रेंज बिलोंग्स टू माइनस d, और d का वैल्यू कितना मिला 25 अपॉन 4 इंटू a का वैल्यू 3 है तो 12 से लेके, समझ गए बात? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हमको अब, क्योंकि हमने सीख रखा कैसे निकालेंगे ना। सेकेंड पार्ट पे भी ले लेते हैं। अगर आपको एफ एक्स लिखा हुआ है माइनस 2x स्क्वायर प्लस, चलो यहाँ पे 5 ले लिया मान लो, मैंने सिंगल वाला हटा दिया, तो a का वैल्यू -2, b नहीं दिया है क्योंकि x का टर्म नहीं दिया ना, तो b 0 हो गया। c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, कांस्टेंट टर्म 5 होता है। क्या आएगा अपने पास d का वैल्यू? अब बोलोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह है ही नहीं तो b स्क्वायर का जगह 0 -4 a का वैल्यू -2 5, कितना आएगा 4 2 8, 8 5 40 ना, 40 और माइनस माइनस प्लस 40, रेंज कितना आएगा, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a मतलब -8, काट दो यार इसको, क्लोज ब्रैकेट लगाना, और आंसर कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके 8 5 सा, आंसर कितना है अपने पास इतना। समझ गया कि नहीं? छोटा सा डेरिवेशन से हमने बहुत अच्छी चीजें समझी। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कहीं भी मिल जाए, आप उसका डोमेन रेंज आप निकाल सकते हो, मेरी गारंटी है 100% कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 ऐसे फार्मूले मिले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप डोमेन रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक में बच्चों हमने उसका ग्राफ नहीं पढ़ा इस वजह से, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था उसका ग्राफ पढ़ने के लिए हमको इसके टोटल, मैं अगर पढ़ाऊंगा आपको उसको तो टोटल 6 ग्राफ्स होते हैं उसके, और मैं चाहता हूं क्वाड्रेटिक को, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा आपके पास, एक पूरा प्रॉपर चैप्टर है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और काफी अच्छा पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है उसमें भी। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसमें उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है उसको समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा पॉइंट है, इसमें कवर करने का कोई मतलब है नहीं हमारे पास ना, क्योंकि हमें पढ़ना इसमें डोमेन रेंज है, तो हम ज्यादा एक्सपैंड ना करेंगे, थोड़ा सा मतलब लेंथी नहीं बनाएंगे इस लेक्चर को। तो इसकी वजह से हमने क्या किया है, हाँ आपसे कोई पूछेगा अभी के लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है किस तरह से होता है, तो आप बोल सकते हो पैराबोलिक होता है। वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। जो कोनिक सेक्शन में पढ़ने वाले हो पैराबोला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है ना। और फोर्थ हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, और इसका डोमेन और रेंज क्या होता है उसको निकालना पड़ता भी है कि नहीं निकालना पड़ता है, ये पहले जान लेते हैं। देखो हमेशा याद रखिएगा, क्यूबिक अगर पूछा तो डोमेन तो आपको पता है क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा, यहाँ पे कितना आने वाला है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस t। तो कोई क्वेश्चन ऐसे दिए रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर आपको पूछता है डोमेन, तो डोमेन तो हमने बार बार ही पढ़ लिया, अब तो हमारी आदत सी पड़ गई ना। तो पहली बात तो हम डायरेक्टली बोलेंगे यार इसका डोमेन कुछ भी रखो, वो आने वाला है क्या, ऑल रियल नंबर आएगा कि नहीं, ऑल रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो, एक्स का वैल्यू फ्री हो आप कुछ भी रखो, कहीं भी नॉट डिफाइन नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही देगा। तो ठीक है यार, इसका डोमेन इतना हो गया। यार बच्चों
जब मुझे इसके रेंज की बात करनी होती है ना, तो रेंज भी इसका वही होता है, टोटल ऑल रियल नंबर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें डेरिवेशन है ही नहीं। सेकंड पार्ट में था, क्वाड्रेटिक में था, बट इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, सोच के देखो। आपको यहां से पूछा जाए तो आप बोलोगे यार मैं माइनस इनफाइनाइट में वैल्यू रखूं तो पहुंच जाए, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या है, क्यूब है। माइनस का पावर करोगे तो ऑड पावर होने की वजह से माइनस इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। माइनस इनफाइनाइट में वैल्यू क्या देने वाला है, माइनस इनफाइनाइट देगा। प्लस इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू क्या देने वाला है, प्लस इनफाइनाइट देना है। बट ज्यादा नहीं सोचना समझना है हमको, ज्यादा नहीं सोचते समझते हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ओवरव्यू टोटल अगर मैं मिलाऊं अब आपको, तो हमेशा याद रखिए एक बात हमारे पास यहाँ पे नोटिस करके रखिए दिमाग में आप, कि जितने भी ऑड पावर पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि लीनियर भी आपने यही पढ़ा ना, सोचो तो ऑड पावर आपने लीनियर भी क्या पढ़ा कि उसका डोमेन और रेंज दोनों क्या रहा था, ऑल रियल नंबर। जितने भी ऑड पावर पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल्स, उनका डोमेन और रेंज कितना होता है, ऑल रियल नंबर। जरूरत ही नहीं है आपको सॉल्व करने की। ऑड पावर पॉलिनोमियल मिला, सीधा उसका डोमेन और रेंज क्या होगा हमारे पास, ऑल रियल नंबर। नो नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सीधा उनका डोमेन और रेंज क्या बताना है इतना। कभी भी क्यूब दिखे, पावर 5 दिखे, फंक्शन का पावर 5 दिखे, एफ एक्स पावर 5 दिख के, केवल एक्स के पावर 5 ही लिखा है यार, नहीं लिखा है आगे का टर्म। मैक्सिमम पावर कितना है, 5। अगर लिख भी देता तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता उससे हमें। मान लो मैंने लिख ही दिया, आगे लिखना है तो चलो 6 छोड़ देते हैं इसी पे। मैक्सिमम पावर अगर ऑड है ना, ऑड पावर पॉलिनोमियल्स इसीलिए लिखा, ऑड है अगर मैक्सिमम पावर, तो उसका डोमेन और रेंज दोनों के दोनों क्या आने वाले हैं अपने पास, ऑल रियल नंबर। चाहे मैं फंक्शन की जगह यहाँ पे x के पावर 9 लू, आगे फंक्शन ले लू मैक्सिमम पावर, एफ एक्स की जगह मैं चाहूँ तो यहाँ पे x के पावर 11 लू, प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश डैश, इन सब का डोमेन और रेंज क्या आने वाला है अपने पास, ऑल रियल नंबर। ठीक है ना। बट हाँ, जब आपके पास, अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि पूछता क्वेश्चन बच्चों केवल क्वाड्रेटिक ही तक है मैक्सिमम टाइम, हमको क्वाड्रेटिक पे जाके रोकेगा, क्वाड्रेटिक में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछता। उससे ज्यादा पूछेगा तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड बनाएगा, तब डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करने लगेंगे। हम डिफरेंशिएशन तो पढ़े नहीं है तो जानेंगे कहाँ से। बट हाँ, वो जो पार्ट आगे की चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमें जितनी समझनी उतना समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक तक आपको पूछेगा, डोमेन रेंज अगर पूछेगा तो उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हम आपको मेंस में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में लेके भी आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कहाँ से क्या पूछा है। हमने बोला कि अगर आपको, अब मान लो ऑड पावर की कहानी तो आपने समझ रखी है, इवन पावर में 2 तक देख लिया आपने। अब इवन पावर में अगर 4 रहेगा तो देखो बच्चों, पावर 4 है तो इसको पक्का नीड टू सॉल्व करना पड़ेगा। और मैंने बोला पूछता ही नहीं है ना, पहली बार तो पूछेगा ही नहीं, पूछ लिया तो सॉल्व करेंगे हम इसको, बिना सॉल्व किए आप आंसर नहीं निकाल सकते। सॉल्व करने का इसका भी एक तरीका होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना के ही सॉल्व करेंगे। जब भी करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर ही बना के सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखिएगा ये बात। ये तो परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, ये तो रूट से निकाल के सॉल्व करने पड़ते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इनका प्रॉपर एक तरीका नहीं होता, जैसे क्वाड्रेटिक का प्रॉपर तरीका था, हमको निकाल के हमने समझा कैसे आया, प्रॉपर तरीका नहीं है। बस क्वाड्रेटिक वाला ही रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक में जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, आफ्टर दैट हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम समझेंगे, चाहे x के पावर 6 दे, x के पावर 6 दे दे, आगे डैश डैश डैश, x के पावर 8 दे दे, यानी कि अब 2 से ज्यादा जितने भी इवन पावर्स हैं तो उनको हमें सॉल्व करने की ही जरूरत पड़ेगी, सबको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। और सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो हमारे पास वही परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, या अगर ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप इनके रूट्स की मदद से, तो ग्राफिकल वे में भी हम समझ सकते हैं। अगर आपने ग्राफ बना लिया तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जब पावर इवन होता है ना, ज्यादा पावर है, तो कोशिश करते हैं उसका फैक्टर किया जा सके। और दरअसल अगर आपको इवन पावर में 2 से ज्यादा पावर भी देता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसा ही बनाता है कि आप उसका फैक्टर कर सको। अगर आपने उसका फैक्टर कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, फिर डोमेन और रेंज निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो डोमेन तुमको पता है कि पावर में कुछ भी कर दूं
1000 ले लो पावर, 100, कोई ऑड नंबर कुछ भी पावर कर दो। पॉलिनोमियल्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, तो डोमेन तो सबके केस में सभी होगा, सेम होगा। प्रॉब्लम होगी कहाँ पे, रेंज की बात होती है बस, केवल कहाँ होगी, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हमें इसका ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, या डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, या हम परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसको समझने के लिए हम केवल क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और बाकियों के लिए हमें क्या करना, जितना हमने पढ़ रखा उतनी चीजें हमारे लिए इनफ है। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल का पूरा हिस्सा समझ में आ गया है। पहला कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, जितने सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है जिनको, तो यही 3 पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, बस 3 पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर उससे ज्यादा पूछता है, यहाँ पे क्यूबिक या ऑड पावर कुछ भी रहा हमारे पास पॉलिनोमियल, उनका डायरेक्टली क्या होगा, डोमेन रेंज दोनों ऑल रियल नंबर्स होता है। और हमारे पास अगर इवन पावर का पूछा तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। रेंज को निकालने का मैंने बोला 3 तरीका होता है ना, उसको हम क्वेश्चन लेके देखेंगे, समझेंगे, और इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ भी समझेंगे अगले लेक्चर पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक, और तब तक आप लोग पढ़ते रहो, हमने काफी अच्छी चीजें समझाई यार आपको, और कंसेप्ट फोकस करके दिमाग में रखो। अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है उस टाइप का, करते रहो, वरना मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ इस पे, पॉलिनोमियल पे। तो अगला लेक्चर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन होगा। आफ्टर दैट हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, मतलब जो सेकंड टाइप था पॉलिनोमियल के जस्ट बाद, रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।